साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं। मैं हूं आपका दोस्त जयंत और आप सुन रहे हैं रेडियो सरजू 89.6 एफएम बहराइच की धड़कन पर आपका अपना कार्यक्रम आवाज अपन माटी के। इस कार्यक्रम में आज हम कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा के क्रम में आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर नीरज कुमार पांडे जी। आप किसान पीजी कॉलेज बहराइच में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और आपसे हमारी बृहद चर्चा चल रही है। आपने हमारे कई प्रश्नों का जवाब दिया। उसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब आपसे प्रश्न है कि बीए और एमए की आगामी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास व आधुनिक प्रवृत्तियों पर छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या फोकस करना चाहिए, कृपया इस बारे में बताएं। द्विवेदी जी, जो हिंदी से बीए करने वाले छात्र हैं या हिंदी से बीए करने के बाद हिंदी से एमए करने वाले छात्र हैं जी, उनसे तो मेरा यही अनुरोध है कि जैसे आप रोज किसी अनिवार्य कार्य को करते हैं, ऐसे ही 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास को ले लीजिए और दूसरा डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था। और अगर ले पाए एमए के विद्यार्थी तो ले ही सकते हैं जी। बीए के विद्यार्थियों के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। एमए के विद्यार्थियों के लिए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित गुरुवर ने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य इतिहास का विकास, और वो 3 भाग में है। आदिकाल पर भी है और मध्यकाल पर भी है और आधुनिक काल पर भी है। तो अगर आप हिंदी से एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुलसी जी की एक पंक्ति है कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक किसी भी विषय का आप बुनियाद नहीं जानते हैं, आधारभूत ढांचा नहीं आपको पता है। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अब आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पता नहीं है कि कौन सा तत्व एस ब्लॉक में है, कौन बी ब्लॉक में है, या अपने ही विषय में आपका नाम ही कोई ले करके आपको एक पत्र डाल दे, तो क्या वो पत्र आपके घर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए, हिंदी साहित्य को जानने के लिए जो 8वीं सदी के मध्य से और आज तक का जो इतिहास है, 4 कालखंडों में बांट करके जिसका हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो आदिकाल हो या हम पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, या उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीति काल कहते हैं, या चौथा जो हमारा कालखंड है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में कई युग हो गए। भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, ये आपका छायावाद है, फिर आपका प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, आज हम समकालीन कविता के नाम से जानते हैं, वर्तमान साहित्य के नाम से जानते हैं। तो हिंदी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि जरूरी चीज ये है कि आप के सामने मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह एक चार्ट होना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास का चार्ट। और ये 1100 वर्षों का जो समय है, इस पूरे, चूंकि कोई भी रचनाकार अपने युग का चितेरा होता है। आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि भाई किसी भी देश का साहित्य वहां के जनता के चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। एक रचनाकार सिर्फ अपनी रचनाओं को ही नहीं देता है, उस समय को खंगालता है। जॉर्ज ग्रेसन ने तो कह ही दिया कि अगर आप मध्यकाल के विषय में आपको कुछ कहना है तो गोस्वामी तुलसीदास को बिना पढ़े, और अगर ब्रिटिश हुकूमत के भारत को जानना है तो बिना मुंशी प्रेमचंद को पढ़े आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब हिंदी साहित्य से उसको जोड़ दिया भाई। इसका सीधा सीधा वो है कि वो युग का चितेरा है। पूरे युग के देखिए, 2 सत्ता समानांतर समाज में चलती है। एक सत्ता है राजसत्ता, और जो नेतृत्व करती है, लोकतंत्र किस विधा में रहा हो, वो चाहे राजतंत्र में रहा हो, जिस भी विधा में रहा हो, आज तो लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और एक सत्ता ऐसी होती है जो हम उसी के समानांतर चलती है, वो होती है ऋषि सत्ता, जिसको कबीर उस वैचारिकी को गढ़ते हैं, तुलसी गढ़ते हैं, सूर गढ़ते हैं, मलुकदास गढ़ते हैं, रसखान गढ़ते हैं। तो ये ऋषि सत्ता
समानांतर उसके यात्रा करती है। तो दोनों को समझना तो चाहिए। दोनों को, चूंकि साहित्य सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं है, साहित्य का एक भूगोल है, साहित्य का एक इतिहास है, साहित्य का एक अर्थशास्त्र है। आप देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र लिखा, तो साहित्य का एक अर्थशास्त्र है, साहित्य का एक मनोविज्ञान है, साहित्य का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है, साहित्य का एक जो है सांस्कृतिक अध्ययन है, साहित्य का एक लोक पक्ष है जो बहुत विस्तृत है, जिसकी उपस्थिति पूरे धरती पर है। लोक साहित्य जिस भी आप देश में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, उसकी निजी थाती है, उसकी निजी मौलिकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य के जो परीक्षार्थी हैं या पढ़ने वाले हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास को सिराहने पर रखकर सोमे हैं। जैसे निराला को आप पढ़िए, निराला की राम की शक्ति पूजा। अच्छा। तो राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे सामासिक शब्द हैं उसमें, क्या गजब की कृति है वो। तो ऐसे ही जब तक आप किसी रचनाकार की वैचारिकता को नहीं जानेंगे, उसकी प्रतिबद्धता को नहीं जानेंगे, उसके भावभूमि को नहीं जानेंगे, उसके लोक धर्म को नहीं जानेंगे। देखिए अज्ञेय की रचना दृष्टि अलग है, जैनेन्द्र की अलग है, प्रेमचंद का समय अलग है, लेकिन प्रेमचंद के समानांतर यात्रा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद, लेकिन उनके कहानियों का भाव अलग है, उनके स्त्री पात्र अलग हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आदिकाल से लेकर के आप सिर्फ इतना कह करके, अभी देखिए हमारे समाज में चर्चा हो रही रासो काव्य परंपरा की। अब आप ये सोच लें कि नहीं, रासो काव्य परंपरा मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है। अरे भाई, हमको उसी तमाम सारी चीजों को देखना है। क्या गजब का वो लिखते थे, जब अपने राजा के साथ साथ कोई कवि सिर्फ कविता ही थोड़ी करता था, वो तलवार लेकर के अपने राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ता था। तभी वो समय की चीज। आप चंद्रबरदाई को देखिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। क्या चंद्रबरदाई जो है अपने राजा के, वो मात्र सिर्फ राजा के साथ थोड़ी है, वो मात्र कवि ही थोड़ी है, वो युद्ध स्तर में, युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा है। तो हम इसको कह करके आलखंड को ले लीजिए, पूरे बुंदेला का, पूरे महोबा, उरई, जालौन, झांसी, ओरछा, ये जितने भी हमारे रणबांकुरे हुए हैं, उनका जो शौर्य है, वो पराक्रम है, ये हमारे पुरखों का तेज है। हम उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं और आज के समय से जोड़ेंगे नहीं, वर्तमान समय में उसकी उपादेयता क्या है? अरे भाई, सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो तमाम ऐसी चीजें हुई जिसको आज देखिए नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई, तो हमारे जो शिक्षाविद लोग हैं, जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को रखा है और ये बड़ी सोची समझी चीज है। हम बार बार ये उदाहरण देते हैं कि मैक्स मुलर ने कहा, आप तमाम लोगों को देखिए कि वो अगर 10 मिनट भी उनको व्याख्यान देना है तो कम से कम 10 अंग्रेज या 10 पाश्चात्य आलोचकों का नाम वो जरूर लेकर के उनके कथन को उद्धृत करेंगे। अब हमको इस चीज की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने क्या किया, उनका स्थापत्य क्या रहा। तो जब भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को बिना समझे, बिना रासो काव्य परंपरा को हम इतना ही कह करके कि वो युद्धों का सजीवात्मक बिंब था, ये डिंगल पिंगल भाषा, उस समय इतना कहना पर्याप्त नहीं है। हम रीतिकाल को इतना ही कह दें कि वो एक अलंकृत काल था, श्रृंगार काल था, ऐसा कुछ नहीं था। अरे भाई, एक और भाग था, और वो भाग क्या था कि जीवन का जो समग्र रस है, जीवन का समग्र रस क्या है? हमारी उत्सवधर्मिता, हमारी लोक कलाएं, हमारी परंपरा, हमारा प्रफुल्लन, हमारा उत्साह, हमारा हंसना, ये सारी चीजें क्या है? ये सब समय, ये जीवन का रस है। तो ये मात्र रीति काल के ही कवि नहीं थे, ये घरबारी कवि भी थे। सही कहा। हमारी जो गृहस्थी, जो देखिए 4 आश्रम बताए गए, पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे यहाँ है, धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारा वो है आश्रम है, जो निहायत पवित्र आश्रम है, जिस पर हर आश्रम के लोग अवलंबित हैं, वो हमारा है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम कैसे सुखी रहेगा, उसके जीवन का पुलकन क्या है, हम अपने पौत्र को लेकर के गोदी में कैसे हुलास भर करके उसको दुलराते हैं, वो लिखा रीतकाल के कवियों ने। प्रकृति का औदात्य लिखा, जो नैसर्गिक सौंदर्य है प्रकृति का, उस नैसर्गिक सौंदर्य का उद्घाटन किया। आज देखिए हम होली मनाते हैं, लेकिन कोई भी भौजाई अपने देवर के ऊपर बाल्टी भर रंग छोड़ने के लिए दौड़ाती नहीं उसको। क्यों? क्योंकि हम संवेदन शून्य होते चले गए। हमारा रिश्ता नाता सब मोबाइल तक सीमित हो गया। हम आर्टिफिशियल चीजों को, कृत्रिम चीजों को अपने जीवन में लादे और यात्रा कर रहे हैं। तो रीतकाल के कवियों ने प्रकृति का जो नैसर्गिक सौंदर्य था, जिसको हमको, हमारी पूरी मानवता को प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है, लुटा दिया है उसको। नदियां, पहाड़, पर्वत, पेड़, गुल्म, जितनी भी चीजें हैं, ये नैसर्गिक चीजें, इसको हमको उपकृत किया है। उसके अपूर्व सौंदर्य का उद्घाटन है, पक्षियों का कलरव है, उदात्त है, जितने भी 33 संचारी भाव हैं, सब रीतकाल के कवियों में हैं। तो हम यह कह करके उसको हटा दें, और फिर हमारा जो चौथा कालखंड है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारा पुनर्जागरण काल पहला कालखंड कहलाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, कुल मिलाकर के आशय इतना है कि हमारे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वो पूरी बुनियाद को समझें। हिंदी साहित्य के चारों कालखंड को ऐसे ही, मेरा बड़ा सरल सा तरीका है कहने का, कि जैसे हम कहीं रहते हैं, भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि और ऋषि दो ही संस्कृति हमारे यहाँ की रही है। तो हम गांव में रहते हैं, ये बताइए कि कोई रोज हमको प्रशिक्षण कराता है कि वो फलाने चाचा अभी जा रहे हैं, रास्ते में मिले हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में कैद है, सब रचा बसा कि वो फला चाचा अभी हमें रास्ते में मिले हैं। ऐसे ही हमको साहित्य को अपने आचरण में पिरो लेना है। बिल्कुल। साहित्य को हमें याद नहीं करना है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अब हमने अभी आपसे चर्चा भी की थी कि देखिए, आधिकारिक ज्ञान और परीक्षा संबंधी तैयारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ज्ञान तो उदद ही है, अनंत है, असीम है। तो लेकिन परीक्षा की तैयारी दूसरी है। तो हम हिंदी के विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि हमको सबसे पहले अपने बुनियाद को पूरी तरह जानना है। उस समय की प्रवृत्तियां क्या रहीं, उस समय की काव्यगत विशेषताएं क्या रहीं, उस समय की सामान्य विशेषताएं क्या थीं, उस समय की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं, कौन सी रचनाएं हैं, उस रचनाओं के समानांतर, उस रचनाकार के समानांतर कौन से कवि हुए। भाई हमको तो ये चिंतन करना है कि तुलसी की जो रचनाएं हैं, अगर क्या गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ही लिखे होते एक ही रचना, तो क्या वो प्रासंगिक न होते? सही बात, बिल्कुल होते। तो आज हम हर उसमें उदाहरण देते हैं कबीर का, कि अगर वो ईमानदार है, बेलौस टिप्पणी करता है, स्पष्टभाषी है, तो कहते हैं अरे वो बिल्कुल कबीर है। कबीर उसको कहते हैं। हम अज्ञे की रचनात्मकता की बात करते हैं, अज्ञे के सर्वस्व समर्पण की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे विद्यार्थियों को निष्ठापूर्वक उनको बुनियादी चीज़ों को समझना होगा। अगर ये बुनियादी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और हर क्षण यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब का ज्ञान उनके लिए वैसे ही है, नहीं रह जाएगी उसकी। हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है कि पैरा के तापब और यूट्यूब का ज्ञान, ये दोनों बराबर होता है। तो हम यही आशा करेंगे और यही अपेक्षा करेंगे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से कि हिंदी साहित्य की जो मानक पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, अथवा हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, या गद्य साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की
बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। उसको आप लोग पढ़ करके और तब इतना अगर आप ध्यान से पढ़ ले गए, कोई ऐसी चीजें हैं जो कठिन नहीं है, कौन सो काट कठिन जग माही, लेकिन उसका एक शेड्यूल जरूर है। अगर आप बेतरतीब चीजों को करते हैं तो आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो सम्यक तरीके से आप एक एक कालखंड की तैयारी करिए और वही तैयारी भविष्य में आपको कहाँ ले जाएगी, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में ले जाएगी। बिल्कुल। जीआरएफ की प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण कराएगी, आपको हिंदी की अध्येता बनाएगी, आपको एक मौलिक चिंतक बनाएगी। तो मेरी यही आशा है कि और अपेक्षा है कि जितने भी हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले विद्यार्थी जो स्नातक कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, ये साहित्य को ये न समझे कि हम हिंदी से एमए कर लें। दिक्कत यही आती है कि हम अपने जीवन में जान लेते हैं कि फला से हम ये कर लें, डिग्रियों का संग्रह। अरे भाई, डिग्रियों का संग्रह नहीं करना है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो निष्ठा पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन का सर्वोत्तम नहीं दे रहे हैं, तो आप शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। ये आप जो जिन जिन लोगों को देख रहे हैं कि इतने लोग कितना संघर्ष किए हैं, संघर्ष का एक तपबल होता है जो उसको सफलता की ओर पहुंचाता है, शिखर पर पहुंचाता है। तो हिंदी के विद्यार्थियों से मेरा यही एक वो है कहना है कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास को बुनियादी रूप से इतना जान लें जैसे हम अपने परिवार को जानते हैं। तो फिर सफलता में कहीं कोई संशय नहीं होगा। साथियों, आपने सुना डॉक्टर नीरज कुमार पांडे जी को। उन्होंने कितने सटीक ढंग से और सरल ढंग से आपको बताया, आपका मार्गदर्शन किया कि जब तक हम व्यवस्थित नहीं होंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना हो या उन्हें आधुनिक प्रवृत्तियों से जोड़ना हो, तो हमें किन बातों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके आधारभूत ढांचे को कैसे समझना चाहिए और कैसे हमें उस विषय की बारीकियों को आत्मसात करना चाहिए। और जब तक हम इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम उस विषय के प्रवीण नहीं हो पाएंगे और ना ही हम अपने साथ न्याय कर पाएंगे। क्योंकि आपने अभी कहा कि जब तक हम 100% नहीं देंगे, अपना सब कुछ उस तैयारी में नहीं लगाएंगे, तब तक हमें परिणाम भी उसके अनुकूल नहीं मिलने वाला है। तो हमें यदि अच्छा परिणाम चाहिए, हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सही दिशा में सही ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और सही ऊर्जा लगाने के लिए बारीकियों को समझना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से, प्रबंधन से आप उनको जो है इम्प्लीमेंट करना या उन्हें जो है कार्य में लाना या उसे जो है दिखाना कि कैसे हम जब सवालों का जवाब दें या हम कहीं व्याख्यान दे रहे हों या कहीं हम समाज में चर्चा कर रहे हों, तो वो हमारे व्यक्तित्व में उसकी झलक आनी चाहिए। इन बातों पर प्रमुखता से आपने चर्चा की और हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर नीरज पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए।